हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं बलोच कुमार आपका अपने चैनल स्टडी IQIAS पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अब तक भारतीय इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत की कक्षाएं शुरू की हैं और उसमें हम लोगों ने अब तक 23 क्लास कर चुके हैं, 23 टॉपिक हम लोग कर चुके हैं और आज हम लोग 24वां लेक्चर इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था विजयनगर को लेकर के और आप सभी लोगों ने डिमांड की थी कि सर विजयनगर और बहमनी के संघर्ष पर भी एक टॉपिक डिस्कस कर दीजिए, जिससे कि हमें इसका वास्तविक कारण और वास्तविक चीजें पता चल सके। तो दोस्तों, आज उसी क्रम में आप लोगों की डिमांड के अनुसार ही मैंने आज का टॉपिक डिस्कस करने का प्लान किया है, विजयनगर और बहमनी का संघर्ष। देखा जाए तो एक पॉलिटिकल इशू है जिससे इतिहास के दृष्टिकोण से ना के बराबर जानना चाहिए। एग्जाम में शायद बहुत कम पूछा जाए, लेकिन अगर बाई चांस इस पर क्वेश्चन बन गया, खासकर प्रारंभिक परीक्षा में, तो यह बहुत बड़ा मुद्दा है। आज दोस्तों इसी मुद्दे पर, विजयनगर और बहमनी के संघर्ष के मुद्दे पर हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक और एक एक कारणों की जांच करने की कोशिश करेंगे और उन कारणों की चर्चा करेंगे जो वास्तव में इतिहास की किताबों में लिखे ही नहीं। समझिएगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि किताबों में नहीं लिखे हैं। मेरा कहने का मतलब है साधारण किताबों में उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हकीकत यह है कि इसके जो संघर्ष के वास्तविक कारण हैं, हम उन बिंदुओं को पहचानने की कोशिश करेंगे और वो कारण आप लोगों को रियली में बहुत एप्रिशिएट करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आज हमने कुछ पढ़ा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, उसी तरीके से हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। साधारण चीजें तो हम जानते हैं कि विजयनगर और बहमनी के बीच में भाई संघर्ष हुआ है और दोनों में अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर लड़ाई हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। हर राज्य के बीच में होती है, इनमें भी हुई है। लेकिन क्या केवल यही कारण थे? नहीं, इनके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण थे जो इनकी जड़ में मौजूद थे और केवल यहीं तक सीमित नहीं थे, बल्कि प्राचीन काल से लेकर के अब तक चले आ रहे थे और आगे भी ये कारण रहे थे। ध्यान रखना। तो चलिए इसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मैं आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग ऑल। और ध्यान रखिएगा दोस्त, इस टॉपिक को आप लोग चाहें तो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले जो स्टूडेंट हैं वो भी इसको नोट कर सकते हैं और इसके पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कल 30 तारीख को, 30 जून कल आपका हो रहा है और इस दिन हमारा जो पहला P2I बैच लॉन्च किया गया है, टारगेटेड P2I बैच 2024 में सिलेक्शन को ध्यान में रखते हुए एक स्ट्रेटजी बनाई गई है। उसके तहत P2I बैच लॉन्च किया गया था हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश में। यह बैच 19 तारीख से शुरू हुआ था, 19 जून से शुरू हुआ है, ध्यान रखना दोस्तों। और ये कल इसमें एडमिशन की लास्ट डेट है। इसकी जो फीस है, एक्चुअल फीस 70,000 है। यदि आप MK लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों मात्र 29,999 रुपए में आपका एडमिशन हो सकता है। इसकी वैलिडिटी आपकी 2 साल रहेगी, लेकिन टारगेट है आपका 2024 में सिलेक्शन दिलवाना। प्रॉपर तरीके से रणनीतिक कहा जाए कि रणनीतिक व्यवस्था के तहत, ठीक है ना, यानी कि हर चरण के लिए एक विशेष रणनीति बनाई गई है, उसको ध्यान रखेगा। मैं आपसे देखिए एडमिशन लेने की वजह से नहीं बोल रहा हूं, बल्कि इस ये प्रोग्राम ने मुझे बहुत एप्रिशिएट किया है और मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़ें और मुझसे जुड़ करके पर्सनल गाइडेंस भी आप ले सकते हैं। इसमें सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, जितना जल्दी हो सके इसको लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। विजयनगर बहमनी संघर्ष। देखिए, जनरली हम लोग मानते हैं कि 2 राज्य हैं और 2 राज्यों के बीच में जो संघर्ष होता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमेशा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए होता है या फिर दूसरे क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों पर नियंत्रण करने के लिए होता है। बिल्कुल सही है। पहले के समय में कहा जाता था कि यदि आपने अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं किया तो सामने वाला आप पर आक्रमण करेगा, इसलिए अपने राज्य का निरंतर विस्तार करते रहना चाहिए। यह चाणक्य ने भी कहा था और कई सारे महान जो चिंतक हैं, राजनीतिक चिंतक, उन्होंने भी कहा था
कि राजा का कर्तव्य है कि अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहे, लगातार अपनी सेना को बढ़ाता रहे, सेना को मजबूत करता रहे और आगे बढ़ता रहे। तो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो राजतंत्र की व्यवस्था में हमेशा से इस बात को ध्यान रखना, संघर्ष तो हमेशा होगा ही होगा। लेकिन बात आती है कि विजयनगर और बहमनी के संघर्ष की, तो सामान्य तौर पर हम देखिए कि कारणों की चर्चा करें तो इसके 4 से 5 कारण हमको दिखाई देते हैं। एक भौगोलिक कारण, आर्थिक कारण, सामरिक और राजनीतिक कारण और धार्मिक कारण। ध्यान रखना, ये 4-5 कारण हैं जिन पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि विजयनगर और बहमनी की जो लोकेशन है वो कहाँ है और किस तरीके से है, ये देखेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये 5 जो राज्य हैं ये रहे, ये है आपके बहमनी, और ये जो पिंक कलर का है ये है आपका विजयनगर। यानी कि दोनों की सीमाएं बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल टच करते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि दोनों के बीच में संघर्ष होगा ही होगा। इसके अलावा ये ऐसा क्षेत्र है जो विजयनगर इस पर कंट्रोल किए हुए है इनडायरेक्टली, ठीक। और ये गजपति उड़ीसा का क्षेत्र है, ध्यान रखना। इधर आप देखेंगे तो यहां पर जो क्षेत्र है, ध्यान रखना, ये है आपका गुजरात का क्षेत्र, और इसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा है ये ध्यान रखना, ये है आपकी दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ध्यान रखना दोस्तों। तो ये एक मैंने क्षेत्र बनाने की कोशिश की है जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर है पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत है, इधर आपका गुजरात है, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये आपका बहमनी है जो 5 राज्यों में विभाजित हुआ है, ये आपका विजयनगर है, और इसके तीनों तरफ देखेंगे तो तीनों तरफ पानी ही पानी। इसके ऊपर देखेंगे तो इधर आपका गुजरात, ऊपर दिल्ली सल्तनत और इधर उड़ीसा का क्षेत्र है। यानी कहने का मतलब विजयनगर नीचे पानी से घिरा हुआ है और ऊपर सोचिए बहमनी 3 बड़े राज्यों से घिरा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है इनका संघर्ष आपस में होने की संभावना है, ठीक है ना। ये तो हम जनरली पढ़ते हैं। बात आती है कि क्या सिर्फ यही कारण है या कुछ और है। ध्यान रखना दोस्तों, विजयनगर और बहमनी के बीच में सन 1336 से लेकर के 1565 तक, 1565 क्यों? क्योंकि यह अंतिम युद्ध हुआ जिसे हम तालीकोटा का युद्ध कहते हैं, विजयनगर और बहमनी के बीच में तालीकोटा का युद्ध कहते हैं 1565, और ये उसके एस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना का वर्ष है। आप लोगों को एक चीज बता दूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विजयनगर और बहमनी दोनों साम्राज्यों का विकास, दोनों का गठन, दोनों की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। बहमनी साम्राज्य एक मुस्लिम साम्राज्य बना और विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य के तौर पर स्थापित किया गया, उसका गठन, ठीक है ना। ध्यान रखना, और दोनों का समय काल एक ही समय का है, लगभग फिरोज मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 2-4 साल का ऊपर नीचे है, ये इनका गठन हुआ था। ध्यान रखना, अब बात आती है कि इतना संघर्ष हुआ, सारी चीजें हुई, और इतने समय के बीच में इन दोनों के बीच में लगभग 10 बड़े युद्ध हुए हैं। कितने युद्ध हुए हैं? 10 युद्ध हुए हैं, ध्यान रखना। और इन 10 युद्ध में से सबसे बड़ा जो युद्ध है, अंतिम जो युद्ध है, वो है आपका तालीकोटा का युद्ध। ध्यान रखना, तालीकोटा का युद्ध इतना विशाल युद्ध था जिसमें, सोचिए, मैं बाद में चर्चा करूंगा, इतना विशाल युद्ध था जिसमें बहमनी साम्राज्य के जो राज्य हैं इनमें बरार को छोड़ करके बाकी जो 4 हैं, ये बीदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, ये 4 जो हैं, इन चारों ने मिलकर के विजयनगर पर आक्रमण किया, और विजयनगर पर आक्रमण करने के बाद उसको पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। समझिएगा, वहां पर महीनों तक कत्लेआम किया गया, वहां के भवन, वहां के मंदिर, वहां की संरचनाएं, वहां का स्ट्रक्चर सबको डिस्ट्रॉय किया गया, आग लगाई गई, वहां महीनों तक लूटपाट की गई, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, बच्चों को, बड़ों को, सबको मारा गया बहुत बुरी तरीके से। सोचिए, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने सालों का अंदर से
जो गुस्सा है उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। युद्ध तो पहले भी होते थे, लेकिन ऐसा युद्ध कभी नहीं हुआ जिसमें पूरे के पूरे विजयनगर को तबाह करने की साजिश रची गई। एक तरफ से सबको तोड़ा गया, सबको मारा गया, सारी चीजें की। समझ लीजिएगा, अंत यहां पर हुआ था। यानी कि इस संघर्ष का जो रिजल्ट हुआ वो था विजयनगर का पतन, और पतन भी बहुत बुरी तरीके से हुआ था। ध्यान रखना। तो मैंने इस संघर्ष का अंत मैंने बता दिया, अंत के बाद क्या हुआ वो भी मैंने बता दिया, लेकिन क्यों हुआ उस पर हमको चर्चा करनी। उस पर चर्चा करने से पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक चीज जो है बहुत जरूरी है कि हम पहले जानें कि इतिहासकारों ने इसके स्वरूप और कारणों के बारे में क्या कहा है। ध्यान रखना, कुछ लोगों का मानना है कि इसका जो स्वरूप है, इसके संघर्ष का स्वरूप है दोस्तों, वो धार्मिक है। कुछ लोगों का मानना क्या है कि ये धार्मिक है, क्योंकि ये किसी क्षेत्र किसी चीज के लिए नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे जो धार्मिक स्वरूप है वो है हिंदू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति के बीच का युद्ध। मुस्लिम संस्कृति के बीच का युद्ध है, अपने अपने प्रभुत्व को बनाए रखने की परंपरा है, यह कहा गया। क्योंकि बहमनी एक मुस्लिम साम्राज्य था और विजयनगर एक हिंदू साम्राज्य, और विजयनगर की स्थापना ही हिंदू साम्राज्य के आधार पर की गई थी। इससे पहले भी कई सारे यहां पर दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य ही थे, चाहे देखिए काकतीय हो, होयसल हो, ठीक ना, वारंगल के होयसल वगैरह ये सब लोग हो, द्वार समुद्र के होयसल, काकतीय हुए, पांड्या हुए, जिनको मलिक काफूर ने हराया था, देवगिरी वगैरह, ये सब के सब पहले हिंदू संस्कृति के केंद्र थे, जिन्हें बाद में क्या किया गया, नियंत्रित किया गया, जिन्हें बाद में कंट्रोल करके देवगिरी को अपने अंडर में लिया गया, फिर मुस्लिम संस्कृति को वहां स्थापित किया गया, दौलताबाद बनाया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनका मानना है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हो, इसीलिए इसका स्वरूप लोगों ने धार्मिक बताया, ठीक है ना। यह कुछ लोगों का मानना है। इनमें सबसे प्रमुख जो मानने वाले व्यक्ति हैं, एक इतिहासकार हैं मध्यकालीन भारत के ही, जिनका नाम आपने सुना होगा, फरिश्ता। फरिश्ता ने कहा कि इसका मुख्य कारण और उसका जो स्वरूप है वो धार्मिक है। मैं इस पर विस्तार पूर्वक जो चर्चा करूंगा, मैंने सिर्फ स्वरूप बताया कि क्या स्वरूप है, ठीक है ना, लेकिन इस पर मैं विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा, वो बाद में करूंगा, क्योंकि कारण केवल धार्मिक नहीं हो सकता। स्वरूप हो सकता है, स्वरूप धार्मिक रहा हो, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हम बात करेंगे इनके कारणों को लेकर के। मैं आपको लेके चलता हूं अगले टॉपिक पर। देखिए, सबसे पहले कारण में बात करेंगे भौगोलिक कारण, और ध्यान रखना भौगोलिक कारण जो है वो तीन चीजों को लेकर के है। एक कृष्णा दोआब, दूसरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और तीसरा मराठवाड़ा क्षेत्र, जिसे हम कोंकण का क्षेत्र भी कहते हैं, कोंकण का क्षेत्र। यानी कि असली जो कारण है दो युद्ध के बीच में, दो राज्यों के बीच में, वो तीन क्षेत्र हैं, रायचूर दोआब, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा और मराठवाड़ा क्षेत्र। ये तीन प्रमुख क्षेत्र हैं जिसकी वजह से इनके बीच में लड़ाई झगड़े हुए, और भौगोलिक क्षेत्र है इसका मुख्य कारण। कैसे है बता। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो युद्ध है केवल विजयनगर बहमनी के बीच का नहीं है दोस्तों। ये युद्ध जो है, ये ध्यान ध्यान रखना, ये जो कारण है ये प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, प्राचीन काल से पहले से चले आ रहे हैं, इसलिए केवल विजयनगर बहमनी का संघर्ष का नहीं है। कैसे कैसे चले आ रहे हैं, यही क्षेत्र पहले पल्लव और चालुक्यों के बीच का संघर्ष था। ध्यान रखना, पल्लव आपके जो थे वो विजयनगर के इस क्षेत्र में थे, और चालुक्य आपके बहमनी के क्षेत्र में इस जगह पर थे, ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके बाद यही संघर्ष रहा चोल और चालुक्यों के बीच का, उनके बीच भी यही कारण रहा। यानी कि और तीसरा अब मध्यकाल में आकर के किसके बीच में हो गया, मध्यकाल में आकर के हो गया विजयनगर और बहमनी के बीच में। यह मुख्य कारण ये रहा, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये केवल क्षेत्र हैं, कारण नहीं है। ध्यान रखना दोस्तों, तीन क्षेत्रों को लेकर के युद्ध तो है, लेकिन क्षेत्र पर हर देश, हर क्षेत्र, हर राज्य
क्यों कब्जा करना चाहता है, उसके पीछे अन्य कारण भी, वही है मुख्य कारण जो हमको समझना है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर? इसको देख लीजिएगा। तो ये है आपका कंसेप्ट। अब ये क्यों है, इसके लिए मैं आपको चर्चा लेके चल रहा हूं भौगोलिक क्षेत्र में। आपको मैं एक मैप में दिखाता हूं, इसको आप देख लीजिएगा। ये देखिए, सबसे पहले ये है आपकी कृष्णा नदी और ये है तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा, इनके बीच का जो क्षेत्र है ये, इसे हम कहते हैं रायचूर दोआब। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का एक। दूसरा है गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, इससे हम कहते हैं कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। और तीसरा है ये क्षेत्र, ये रहा ये वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है पूरा ऊपर का हिस्सा, इससे हम कहते हैं मराठवाड़ा या कोंकण का क्षेत्र। कोंकण या मराठवाड़ा का क्षेत्र है। ये आपका कृष्णा गोदावरी का क्षेत्र है और ये रहा। तो तीन क्षेत्र हैं, एक रायचूर का, एक ये रहा और एक। अब एक एक करके इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर इसके पीछे क्यों और कौन से कारण हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम बात करें तो रायचूर दोआब की। दो नदियों का क्षेत्र है, आप समझ सकते हैं, उपजाऊ होगा, ध्यान रखना। और ये क्षेत्र लगभग, ध्यान रखिएगा, लगभग 30,000 वर्ग मील का क्षेत्र है दोनों राज्यों के बीच में। कृष्णा के ऊपर क्षेत्र है बहमनी का, कृष्णा के तुंगभद्रा के नीचे का क्षेत्र है आपके विजयनगर का, ध्यान रखना। और दोनों राज्य इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं, ठीक? ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि ये काफी ज्यादा उपजाऊ है, उपजाऊ। दूसरा, इसी क्षेत्र में आपकी हीरे की खान है, लोहे की खानें हैं, उपजाऊ जमीन है। तीसरा, यहां पर पानी है, ध्यान रखना। क्या है? पानी। पानी भी तो चाहिए, है कि नहीं? एक क्लियर हो गया। दूसरा आ जाइए कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। डेल्टा जो है किसका? इधर कृष्णा नदी है और उधर ऊपर क्या है? गोदावरी। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, बिल्कुल डेल्टा का किनारा। इस डेल्टा की खास बात दोस्तों ध्यान रखना, इस डेल्टा में पानी तो है ही, प्लस साथ के साथ इस क्षेत्र में बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। और इन बंदरगाहों का उपयोग किसके लिए होता है? व्यापार के लिए। और सोचिए कि पूर्वी क्षेत्र में है, पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह से हम कहां जाएंगे? सीलोन जाएंगे, मलाया जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे। सोचिएगा, सीलोन है, मलाया है, इंडोनेशिया है, बर्मा है। इन क्षेत्रों से व्यापार करने का हमारा कंसेप्ट है। तो सोचिए कि इन क्षेत्र पर कोई भी देश, कोई भी राज्य क्यों कब्जा नहीं करेगा जहां से उसका व्यापार बढ़ सकता हो। इसलिए दोनों के दोनों इस व्यापार के दृष्टिकोण से इस क्षेत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। ध्यान रखना, इस क्षेत्र दोनों चाहते हैं कि हमारा व्यापार वाणिज्य का विकास हो और हम इस क्षेत्र पर कब्जा करें। एक इसी प्रकार से दूसरा, तीसरा क्षेत्र है कोंकण का, जिसे हम मराठवाड़ा कहते हैं, कोंकण का क्षेत्र। और कोंकण के क्षेत्र की खास बात क्या है कि यह पश्चिमी तट पर है और पश्चिमी तट पर ही सोचिए कि क्या है, यहां पर प्रमुख बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह। और सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह पता है कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है यहां पर गोवा का, गोवा का बंदरगाह। और इस पर हर कोई देश कब्जा करना चाहता है, दोनों कब्जा करना चाहते हैं। यस, क्योंकि इसके माध्यम से ईरान, इराक और अन्य अरब देश जा सकते हैं इसके माध्यम से। और इसके इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, व्यापार तो है ही, और व्यापार के अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है अरबी घोड़े।
कौन से? अरबी घोड़े। युद्ध के लिए, सेना के लिए बेहतरीन अरबी घोड़े यहां से आते हैं, ईरान से। सोचिएगा, इस पर कब्जा कौन नहीं करना चाहेगा? हर देश को अपनी सेना मजबूत चाहिए, अरबी घोड़े चाहिए, तो कहां से मिलेंगे? यहीं से मिलेंगे। इसलिए विजयनगर चाहता है कि मेरा कंट्रोल रहे, बहमनी चाहता है कि मेरा कंट्रोल रहे। एवरीबॉडी इट्स ओके। तो 3 क्षेत्रों पर नियंत्रण करने का कारण समझ में आ गया। केवल संघर्ष नहीं है, केवल युद्ध हो रहा है कि भाई चलो ठीक है आपस में लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक के पीछे प्रॉपर कारण है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके आर्थिक कारण भी है, ये आपका रणनीतिक कारण भी है, आपका सारे कारण हैं इन क्षेत्रों पर कब्जा करने को लेकर के। एवरीबॉडी क्लियर हो गया? उपजाऊ क्षेत्र तो है ही, ध्यान रखना, ये सब के सब ध्यान रखना, यहां पर उपजाऊ क्षेत्र तो है ही है। ये उपजाऊ क्षेत्र, अब कहोगे सर उपजाऊ क्षेत्र की क्या जरूरत है? उपजाऊ क्षेत्र के बिना आपका कृषि का विकास नहीं हो सकता। कृषि का विकास नहीं होगा तो आपको भू राजस्व नहीं मिलेगा, और उस समय राज्यों की सबसे बड़ी आय का स्रोत क्या है? भू राजस्व। जितना ज्यादा कृषि का विकास होगा उतना ज्यादा भू राजस्व मिलेगा, उतने ज्यादा आपकी आय बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपकी राज्य की सेना, आपका प्रशासन व्यवस्था मजबूत होगा। इसलिए हर देश चाहता है, हर राज्य चाहता है कि मेरा नियंत्रण रहे। ओके, क्लियर हो गया? आर्थिक कारण मैंने बता दिया। उपजाऊ जमीन का मतलब है, सीधी सी बात है, अच्छी कृषि। अच्छी कृषि का मतलब है ज्यादा भू राजस्व। ज्यादा भू राजस्व यानी कि शक्तिशाली सेना एवं प्रशासन, ये आपको मिलेगा। ये सारी चीजें इसके माध्यम से होंगी। प्लस खाद्य सुरक्षा होगी, वो अलग है। खनिज क्या है यहां पर? ध्यान रखना, खनिज है यहां पर हीरे की खाने हैं, खदान है। और मैंने बताया था आपको, गोलकुंडा की खदान यहीं पर है। गोलकुंडा, मैंने कहा था कि बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार, अहमदनगर, ये 5 राज्य थे और गोलकुंडा इसी क्षेत्र में है। तो विजयनगर चाहता है कि हम गोलकुंडा पर कब्जा करें, और गोलकुंडा अपने ऑलरेडी बहमनी का हिस्सा है। तो हीरे की खदानें, इसी में आपके लोहे की खदानें हैं। यहीं पर आप देखेंगे तो आपके सोने की खदानें हैं। सोना की खदान KGF, कोलार गोल्ड फील्ड। सोचिए, सिंधु घाटी सभ्यता के समय से मौजूद है यहां पर सोने की खदानें इस क्षेत्र में। कौन नहीं कब्जा करना चाहेगा? सबसे महंगी धातुएं यहां पर आपकी डेवलप हो रही हैं और उनका उपयोग करना है। हर देश चाहता है कि मेरे पास संसाधन रहे, जितने ज्यादा संसाधन उतना शक्तिशाली राज्य। समझ लीजिए। अब तीसरी जो चीज है, जो सबसे पहले मैंने लिखी है, पानी। यस, ये सबसे बड़ा कारण है जिसको किसी भी ऐतिहासिक किताब में आसानी से नहीं लिखा गया। इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। ध्यान रखना दोस्तों, मैं कहूं अगर इस पूरे विजयनगर बहमनी के युद्ध का मुख्य कारण पानी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। मुख्य हो या ना हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कारण है। क्यों? इधर देखेंगे तो ये रहा आपका बहमनी सल्तनत का हिस्सा, और यह है आपका विजयनगर का हिस्सा। यहां पर अगर आप ज्योग्राफिकल कंडीशन में देखेंगे तो ये देखिए, आपकी क्या आती है? पश्चिमी घाट का क्षेत्र है ये, पश्चिमी घाट। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, उसके बाद समझिएगा। अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी हो तो ये रहा आपका वेस्टर्न का घाट। क्लियर है? मानसून कैसे आता है? यूं दक्षिणी पश्चिम मानसून आता है, और दक्षिणी पश्चिम मानसून आने की वजह से ही दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर ये जो हिस्सा है, इतना हिस्सा ध्यान रखना, क्या होता है? ये हिस्सा जो रह जाता है बिना बारिश के रह जाता है, इसे हम कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, यानी कि रेन शैडो एरिया। क्योंकि वेस्टर्न घाट से टकरा करके मानसून इस साइड में बारिश कर देता है, इस साइड में, और इस साइड का सूखा रह जाता है। नदियों में भी 12 महीने पानी नहीं रहता, क्योंकि हिमालयी नदियां नहीं है। इसलिए पानी का संघर्ष बहुत ज्यादा है कि बहमनी का क्षेत्र भी पानी के संकट से है,
और आज भी है। मराठवाड़ा जो क्षेत्र है वो पानी का क्राइसिस का क्षेत्र है। महाराष्ट्र में पानी का संकट बहुत ज्यादा है, आप अच्छे से जानते हैं। कर्नाटक विदर्भ का जो रीजन है, सोचिए जहां पर सबसे ज्यादा किसान सुसाइड करते हैं आज भी, वही तो है ये क्षेत्र। और वही क्षेत्र आपका इधर है, ये रहा। तो विजयनगर में भी उतनी बारिश नहीं होती, ध्यान रखना। सोचिए विजयनगर में पानी का क्राइसिस है, बारिश नहीं होती है, और ऊपर भी बारिश नहीं होती। सोचिएगा, जिसकी वजह से पानी का संकट खड़ा रहता है दोनों राज्यों के बीच में। पानी का संकट है दोनों राज्यों में, विजयनगर में भी और बहमनी में भी, दोनों में आपका पानी का संकट है। ऐसी स्थिति में दोनों राज्य चाहते हैं कि कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा, इन नदियों पर कंट्रोल किया जाए। सोचिएगा, इन नदियों पर कंट्रोल किया जाएगा तो उनकी पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी वजह से आपने ध्यान दीजिएगा, मैंने इतिहास में पढ़ाया था, आपका देवराय फर्स्ट विजयनगर का शासक है। देवराय फर्स्ट ने, ध्यान रखना, आपके तुंगभद्रा नदी पर एक हरिद्रा बांध बनवाया था। हरिद्रा बांध का निर्माण करवाया। किस पर? तुंगभद्रा नदी पर। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था, ध्यान रखना। और हरिद्रा बांध के निर्माण करने से मैंने यह भी बताया था कि उस क्षेत्र की बहुत बड़ी पानी की समस्या सॉल्व हो गई थी। और उसकी वजह से सोचिए उस साल 3.5 लाख पारडोस की उसकी अतिरिक्त आय हुई थी। पारडोस की आय हुई थी, यानी कि यह उसके सिक्के का नाम है, पारडोस। 3.5 लाख पारडोस की इनकम हुई थी उसकी, इसकी वजह से। और उसके बाद में इसकी वजह से लगभग 6 लाख तक की बढ़ गई थी। 6 लाख पारडोस की आय बढ़ गई थी, पारडोस की आय बढ़ गई थी। तो ऐसे में सोचिए कि बहमनी शासक इस पर कब्जा क्यों नहीं करना चाहेंगे। इसने बांध बना करके सोचिए अपने क्षेत्र का विकास कर लिया। और बांध बनवाया क्यों? नाम याद रखिएगा, हरिद्रा बांध। 3.5 लाख की पारडोस की पहले साल आए, उसके बाद 6 लाख तक पहुंच गई थी। हर क्षेत्र चाहता है, हर राज्य चाहता है ये सब करना। एवरीबॉडी, इट इज क्लियर? समझ में आ गया? तो कारण क्या है? आर्थिक कारण मुख्य तौर पर है, आर्थिक और भौगोलिक। सबसे बड़ा कारण इनका आर्थिक और भौगोलिक ही है, समझ लीजिएगा। इसी में आर्थिक में मैंने चौथा मैंने कहा, क्या कहा था? व्यापार। व्यापार के लिए क्या चाहिए? बंदरगाह। और बंदरगाह इनके पास पूर्वी और पश्चिमी तट दोनों पर है, इसलिए वहां पर भी कब्जा करना चाहते हैं। तो व्यापार के लिए बंदरगाह चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए, खदान चाहिए और पानी चाहिए। इन 4 चीजों के लिए सबसे बड़ा संघर्ष हुआ था। अब इसको चाहे आप धार्मिक नाम दे दीजिए और चाहे राजनीतिक दे दीजिए या कोई और दे दीजिए, जो कहना है कहिए, लेकिन मुख्य कारण यही है दोस्तों। जाकर के आराम से किताब पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, समझिए, समझ में आ जाएगा कि किस लेवल को आप लोग टच करना है और किस लेवल पर आप पढ़ रहे हैं। ओके, समझ में आ गया? चलिए अब इसके बाद बात करते हैं सामरिक और राजनीतिक कारक, उत्तर और दक्षिण में विस्तार। सीधी सी बात है, राजनीतिक कारक क्या है? देखिए, दक्षिण में है विजयनगर, ये रहा। और विजयनगर 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये रहा, ध्यान रखिएगा। तो जो विजयनगर है ये 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, घिरा है, ठीक है ना। ऐसे में अपना विस्तार इधर तो कर नहीं सकता है कि नहीं। इधर जाएंगे तो ये आपका बहमनी है। बहमनी एक तरफ गुजरात है, ऊपर दिल्ली सल्तनत है और इधर उड़ीसा है। तो बहमनी भी तीन बड़े राज्यों से घिरा हुआ है। कौन कौन? गुजरात से घिरा हुआ है, दिल्ली सल्तनत से है, ठीक, और आपका उड़ीसा के गजपति शासक है, उड़ीसा से। तो ऐसे में इधर विस्तार करना इसके लिए भी मुश्किल है। तो यही दोनों को अपना अपना विस्तार करने की समस्या है, कहां जाएं। और दोनों अपने अपने क्षेत्र का विस्तार करने के साथ साथ दोनों की शक्तियां बढ़ रही हैं, दोनों पावरफुल हो रहे हैं। इसलिए दोनों जब पावरफुल हो रहे हैं तो दोनों को एक दूसरे से भय भी है, ध्यान रखना।
इसलिए दोनों का भय है आपस में एक दूसरे के प्रति। वो तो तात्कालिक कारण हो जाते हैं कि युद्ध छिड़ गया, ठीक है ना। ये भय है दोनों के बीच का। कारण समझ में आ गया एवरीबॉडी? तो ये राजनीतिक और सामरिक दोनों समझ लीजिए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे का क्षेत्र का विस्तार करना है। बिना विस्तार किए दोनों रह नहीं सकते, ये समझ लीजिए। एवरीबॉडी क्लियर है? समझ में आ गया? तो क्या करें फिर? संघर्ष है ही, तो ये होना ही है। ये तो राजनीतिक कारण और सामरिक कारण होते ही हैं, ये होने ही हैं। चलिए, अब इसके बाद आता है अगला, धार्मिक कारण। कुछ लोगों ने कहा कि इसके पीछे धार्मिक कारण भी है। क्यों? क्योंकि बहमनी जो है दोस्तों, बहमनी का गठन एक मुस्लिम राज्य के रूप में हुआ, ठीक, और विजयनगर का जो गठन हुआ वो एक हिंदू राज्य के तौर पर हुआ। इसलिए दोनों की जो जनता है, दोनों के जो लोग हैं, एक दूसरे के प्रति सशंकित हैं। दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। क्यों करते हैं? उसके पीछे कारण भी है। ये उन्होंने कहा, मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के समय इन दक्षिण भारत के सभी राज्यों को हराया था, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और सबको हरा करके अपने कंट्रोल में लिया, सबसे टैक्स वसूला, उनका राज उनको वापस तो कर दिया, लेकिन सारे के सारे लोगों को लगा कि यार ये मुसलमानों ने आकर के हमको हरा के चले गए। कहीं ना कहीं वो हारने की जो टीस है हिंदुओं के प्रति रही, हिंदुओं के मन में रही। ये कुछ इतिहासकारों, कुछ लोगों का कहना है। इनमें सबसे प्रमुख है फरिश्ता। फरिश्ता ने का मानना है कि मलिक काफूर ने जब इन लोगों को हरा दिया तो हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति एक नफरत रही, एक टीस रही। बाद में जाकर के मोहम्मद बिन तुगलक ने इस क्षेत्र में कब्जा कर लिया और देवगिरी को दौलताबाद बनाकर अपनी राजधानी बनाया और अपना प्रसार कर दिया, अपनी संस्कृति का। इसी वजह से सोचिए, बाद में जाकर के उस क्षेत्र में बहमनी एक मुस्लिम साम्राज्य का गठन हो गया, क्योंकि वहां पहले से ही मुस्लिम बसे हुए हैं। और उसी की प्रतिक्रिया में सोचिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में दो भाई हरे और बुक्का, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, बाद में आते हैं और आकर के विजयनगर की स्थापना करते हैं और एक हिंदू राज्य के तौर पर। और उसके लिए बाकायदा वो अपने गुरु माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आते हैं। वो उनका पुनः हिंदू धर्म में क्या करते हैं? प्रवेश कराते हैं, उनका शुद्धिकरण करते हैं, और इस तरह से हिंदू राज्य का निर्माण होता, गठन होता। तो इस तरह से देखा जाए तो विजयनगर की नींव ही एक धार्मिक आधार पर की गई है। इसलिए दोनों एक दूसरे के प्रति सांस्कृतिक दृष्टिकोण से नफरत करते हैं, ये कहना है फरिश्ता। एवरीबॉडी क्लियर हो गया? दूसरी तरफ एक चीज और भी है। बहमनी में जो शासक है महमूद गवा, महमूद गवा ने गोवा पर कब्जा कर लिया, गोवा पर कब्जा कर लिया महमूद गवा ने, और इस तरीके से पश्चिमी तट पर उसका कंट्रोल बढ़ गया। ध्यान रखना, पश्चिमी तट पर उसका कंट्रोल बढ़ गया। दूसरा, एक तरफ ये तो ये है, लेकिन ये सब हुआ बाद में। उससे पहले क्या है कि मुस्लिम लोग कहां जाना चाहते हैं? अपनी यात्रा के लिए मक्का जाना चाहते हैं, हज यात्रा के लिए मक्का हज के लिए जाना चाहते हैं। तो उनके पास कोई समुद्री रास्ता नहीं था, गुजरात होकर के जा सकते थे, गुजरात में दूसरे शासक, तो बहमनी के लोग कैसे जाएं? सोचिएगा। या फिर पैदल रास्ता है, वो आप ईरान अफगानिस्तान होते हुए निकल के जाइए, जहां पहले अकबर के समय बैरम खां जा रहे थे, वहां होके जाइए। तो इस वजह से मुस्लिम लोग मक्का हज की यात्रा पर जाना चाहते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए? गोवा का क्षेत्र, कोंकण का क्षेत्र चाहिए, जहां से समुद्र के रास्ते से आराम से जा सके। एक तो ये है। तो वहां से कभी कभी लोग चले भी जाते थे। कंडीशन ये होती थी कि चूंकि विजयनगर के लोग हैं, इन लोगों का मानना है कि विजयनगर के लोग उनके जहाजों पर आक्रमण कर देते। क्या कर देते थे? जहाजों पर आक्रमण कर देते थे। ये इनका मानना है कि ऐसा भी होता था। उनको लूट लेते थे, उनको आक्रमण कर देते थे, उनको मार देते थे, ऐसा उनका मानना है। दूसरी तरफ विजयनगर में पहले से ही, ध्यान रखना, पहले से ही
मंदिर बने हुए थे, मंदिर थे, और नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा था, और निर्माण भी बहुत बढ़िया स्तर पर उच्च कोटि का हो रहा था, जो मैंने आपको 2 दिन पहले डिस्कस किया है कि मंदिर स्थापत्य कितना बेहतरीन विजयनगर में हो रहा था। इसी वजह से वहां पर जो कहा जाए कि टूरिस्ट हैं, धार्मिक पर्यटक जो लोग हैं, पर्यटक हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और उनके सांस्कृतिक विकास हो रहा था। इससे कहीं ना कहीं बहमनी के लोगों में नफरत पैदा हो रही थी। सोचिए, बहमनी के प्रति हिंदुओं में और हिंदुओं के प्रति बहमनी के लोगों में यह नफरत पैदा हो रही थी। यह इनका मानना। इस वजह से इनके लड़ाई का एक मुख्य कारण यह भी है। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन यह जो कारण है पूरी तरह सही नहीं, पूरी तरह सही नहीं। हालांकि एक कारण है ये। क्यों कारण है? क्योंकि 1565 के तालीकोटा या जो बन्नी हट्टी का युद्ध है, राक्षसी तगड़ी का युद्ध है, तालीकोटा जिसे युद्ध कहते हैं, दोस्तों ध्यान रखना, उस युद्ध में बहुत कुछ ब्लंडर हुआ था। वो ब्लंडर क्या हुआ था मैं बताता हूं। कैसे इसको कुछ लोग नकार देते हैं? क्योंकि जो एक शासक है देवराय सेकंड, देवराय फर्स्ट ने अपनी सेना में 10,000 मुसलमानों को भर्ती किया था। मुस्लिम भर्ती किसमें? सेना में। यह मैं आपको बता चुका। देवराय सेकंड ने क्या किया था? देवराय सेकंड ने मुसलमानों को भर्ती तो किया ही किया था, साथ के साथ मुसलमानों को अपने राज्य में मस्जिद बनाने का अधिकार दिया, मस्जिद निर्माण करने का अधिकार दिया। प्लस इसने, देवराय सेकंड ने ही अपने दरबार में कुरान को अपनाया, या कह लीजिए ग्रहण किया। यानी कि मुस्लिम मौलवी हैं, उन्होंने उनको कुरान गिफ्ट की थी और उसने उसको ग्रहण किया। यानी कि एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता की नीति विजयनगर साम्राज्य ने अपनाई थी, धार्मिक सहिष्णुता की। इसलिए इसके संघर्ष का मुख्य कारण यह नहीं कह सकते कि यह रहा होगा, हिंदू मुस्लिम रहे होंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की सेना में युद्ध कर रहे थे। इसलिए यह कारण तो लोगों ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी ध्यान रखना दोस्तों, एक वजह है, एक जो तालीकोटा का युद्ध हुआ है, तालीकोटा का युद्ध, जिसे हम राक्षसी तगड़ी भी कहते हैं। राक्षसी तगड़ी क्यों? क्योंकि ये 2 गांव हैं, राक्षसी तगड़ी। तालीकोटा के पास एक जगह है, तालीकोटा मुख्य जगह है, और उसके पास में एक जगह है बन्नी हट्टी, बन्नी हट्टी भी कहते हैं इसको। तो इसके 3 नाम मिलते हैं, राक्षसी तगड़ी, तालीकोटा और बन्नी हट्टी का युद्ध। तीनों का एक ही मतलब है। 1565 में हुआ था। एक तरफ है विजयनगर साम्राज्य और दूसरी तरफ है बीदर, ध्यान रखना, अहमदनगर, गोलकुंडा, गोलकुंडा और बीजापुर। ये सोचिएगा, बहमनी साम्राज्य 5 भागों में टूट गया था। 4 ये रहे, और बहमनी साम्राज्य का एक 5वां हिस्सा और था, जिसे हम कहते हैं बरार। बरार ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया, बल्कि इन चारों ने मिलकर के इस पर अटैक किया, बहमनी, ठीक है ना, बहमनी पर अटैक किया था, सॉरी विजयनगर पर। और विजयनगर की सेना में मुस्लिम थे, मुस्लिम थे सेना में। कहा जाता है कि यहां पर जो मुस्लिम थे, उन्होंने लास्ट मूवमेंट पर इन शासकों के साथ मिल करके इनको धोखा दे दिया, जिस वजह से विजयनगर हार गया। यह कहा जाता है कि उन्होंने अपना पाला बदल लिया था, और उसके बाद में इन लोगों ने विजयनगर को क्या किया मैं आपको बता चुका हूं। पूरी तरह से महीनों तक आग लगाई गई, लूटा गया, चोरी डकैती बलात्कार हत्या जितना कर सकते थे वो सब किया, मंदिर तोड़े गए। इतना सब तोड़ने फाड़ने के बाद भी आज जो अवशेष बचे हैं, सोचिए कितने बेहतरीन अवशेष हैं। अगर वो वास्तव में वैसे ही होते तो सोचिए क्या होता।
हो सकता है कि इन लोगों की नजर में रहा हो कि हिंदू साम्राज्य इतना ऊपर उठ रहा है और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दोस्तों, जब इंसान खुद कुछ नहीं कर पा रहा तो दूसरे के किए हुए पर पानी फिरने की कोशिश करता है कि हमसे आगे कैसे निकल गया। और आज भी हमारे एक दूसरे के चिढ़ने का मुख्य कारण यही है। ये आज भी होता है। बात मेरी समझ में आ गई नहीं आगे? तो ये था इसका मुख्य कारण। और उसके बाद में, इस युद्ध के बाद में, आप समझ लीजिए विजयनगर जो है पूरी तरह से तहस नहस हो गया, समझ लीजिए। और एक तरीके से कहा जाए दक्षिण भारत का एक महान जो साम्राज्य बन सकता था वो खत्म हो। कारण कुछ भी हो, बात मैंने आपको बता दी है। इन दोनों का अंतिम परिणाम क्या हुआ था दोस्तों, मैं समझता हूं कि इतने से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि वास्तविक कारण विजयनगर बहमनी का क्या है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों के लिए मैं बार बार कह रहा हूं, P2I बैच का लास्ट डेट है 30 तारीख, लास्ट डेट है। ये शाम को 6 बजे से प्रोग्राम चलता है और हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं 19 जून से। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन की क्लास हुई है। ध्यान रखना, कल लास्ट डेट है और फीस इसकी मात्र 29,999 रुपए है। कोड इस्तेमाल करना होगा MK लाइव। ये P2I बैच टारगेटेड बैच है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, टारगेटेड बैच किस लिए? क्योंकि इसमें 4 स्टेज पर आपके लिए रणनीति बनाई गई है। प्रारंभिक परीक्षा से पहले जनवरी तक सोचिए, हम आपके प्री और मेंस के फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेज पर हम प्रारंभिक परीक्षा पर फोकस करेंगे, जिसमें सीसेट, टेस्ट सीरीज और करंट अफेयर्स पूरा फोकस किया जाएगा आपकी प्रैक्टिस के थ्रू। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो तीसरी स्टेज मेंस पर फोकस करेंगे, सक्सेस इन मेंस। इसमें मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जिसमें आपको यहां पर बुला करके अपने पास रखेंगे, जिसमें खाने पीने रहने का खर्चा इंस्टीट्यूट की तरफ से होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा पास करके आना है। ठीक है ना, और वो भी हम पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में। टारगेट केवल एक ही, आपका रिजल्ट। और विशेषकर हिंदी माध्यम में जो हो रहा है, अब उसको और बढ़ाना है उस रिजल्ट को। इस साल हुआ है, इस साल से और बेहतर करना है अगले साल। इसमें हम जो करेंगे, इसमें आपको मेंस राइटिंग से लेकर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के डिस्कशन से लेकर करंट के टॉपिक से डिस्कशन से लेकर के निबंध वगैरह, एथिक्स वगैरह, सारी चीजों पर जो जिसमें मेंस पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, उन सबकी प्रैक्टिस कराई जाएगी दिन रात। ध्यान रखना। और चौथा, जब ये हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू का प्रोग्राम है। इसमें सभी रिटायर्ड IAS IPS अधिकारी आपके साथ मिलकर काम करेंगे आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। और मैं आपके साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ हूं। ये मेरा कनेक्टिंग लिंक है जो जिससे आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हैं। ये रहा आपका मेरा MK लाइव कोड है, जिसको आप डालेंगे तो आपको कोर्स में काफी डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये मेरे कनेक्टिंग लिंक है टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। ये मेरी मेल ID है, आप देख सकते हैं। और ये है मेरा आपका टेलीग्राम का वार कोड, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों, व्यक्तिगत गाइडेंस से लेकर के आपके पढ़ाई के लिए हर स्तर पर मौजूद रहूंगा मैं। बस कोशिश मेरी यही है कि मैं एक अच्छा कोच, एक अच्छा मेंटर, एक अच्छा गाइड बन सकूं आपके लिए, और आपकी सफलता में मेरा एक छोटा सा योगदान हो। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच आज आपके लिए। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।